विवेक सिंघानिया का नाम तो सुना है ना तुमने। बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। हमसे किसी भी चीज में कम नहीं है। मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए ऐसा ही कोई रिश्ता ढूंढ रहे थे, और देखो कितनी आसानी से हमें हमारा मनचाहा रिश्ता मिल भी चुका है। और तुम हो कि इस रिश्ते से इनकार कर रही हो। वो अपनी जान से प्यारी बेटी की आंखों में आंसू देखकर तड़प उठी थी और उसे समझाने लगी, लेकिन मामा दिल नहीं मानता। वो बेबसी से उंगलियां चटकाते हुए बोली, तो दिल को राजी करो सुमोना। शुरू शुरू में हर लड़की को ऐसा ही लगता है, लेकिन देखना जब शादी हो जाएगी तो तुम्हें सिर्फ अपना पति ही अच्छा लगेगा। लड़का तो तुम पर दिलो जान से फिदा हो गया है। जल्द से जल्द वो लोग शादी करना चाहते हैं। ध्यान रखना सुमोना, अपने मुंह से कोई भी फैसला सुनाने से पहले अपने बाप के बारे में सोच लेना। उनकी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे पापा विवेक के घर वालों को जबान दे चुके हैं, तो उनकी लाज रख लेना। उसकी माँ उसे सोचने का वक्त देकर चली गई। एक गहरी सांस लेकर वो खिड़की पर आकर खड़ी हो गई। विवेक को उसने देख रखा था। शानदार पर्सनालिटी का मालिक, उभरता हुआ बिजनेस का दुनिया का सितारा था। उसके जैसे जीवन साथी पाने के लिए लड़कियां 16 सोमवार के व्रत करती थीं। लेकिन मैं अपने इस दिल का क्या करूं। कोई चेहरा था जो उसकी आंखों के पर्दे के सामने लहराया और 2 आंसू टूटकर उसके गालों पर आ गए। ये मोहब्बत भी कितनी बेदर्द होती है ना। इंसान को जीने देती है न मरने देती है। उसने तो सिर्फ एक ही इंसान से मोहब्बत की थी और उसी के सपने सजाए थे। उसके बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। फिर कैसे उसके सपनों को आंखों से नोचकर वो विवेक सिंघानिया की हो जाती। लेकिन मुझे अपनी मोहब्बत को पाने के लिए थोड़ी सी कोशिश जरूर करनी चाहिए, वरना बाद में पछतावा होगा कि काश उस वक्त जबान खोल देती तो शायद मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाती। कुछ सोचते हुए वो वापस बेड पर आकर बैठी थी। अंशुल भाटिया, सिर्फ एक वही इंसान था जो मेरी मदद कर सकता है। अंशुल भाटिया उसका पड़ोसी था। इसके साथ साथ सुमोना के पापा और अंशुल के पापा की बहुत गहरी दोस्ती भी थी। घड़ी में समय देखा, रात के 11 बज रहे थे। इस समय अंशुल के पास जाना उसे सही नहीं लग रहा था, लेकिन वो अब और ज्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहती थी। दबे कदमों अपने कमरे से निकलकर वो बाहर लॉन में आई थी। लॉन में ही अंशुल के घर का दरवाजा खुलता था, जो कभी भी लॉक नहीं होता था। धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। अंशुल के कमरे में पहुंची तो कमरे में एकदम खामोशी थी। कमरे में कोई नहीं था। उसने बालकनी में देखा, जहां पर भी कोई नहीं था। उदास मन से वो लौट नहीं लगी थी जब उससे ड्रेसिंग रूम के दरवाजे के खुलने की आवाज आई। उसने पलटकर देखा, अंशुल बिना शर्ट के ट्राउजर में बाहर आ रहा था। सामने ही खड़ी सुमोना को देखकर उसके दिमाग की नसें गुस्से के मारे फटने लगी थीं। उसे ये लड़की एक आंख नहीं भाती थी। आंखों में गुस्से की लपट लिए वो उसकी ओर बढ़ा था, जो उसे बस आंखें फाड़े देखे जा रही थी। शर्म नाम की तो चीज तुम्हारे अंदर है नहीं, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैनर्स भी नहीं है, ये मुझे नहीं पता था। रात के 11 बजे जवान लड़के के कमरे में तुम क्या कर रही हो, और यूं आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही हो जैसे पहले कभी किसी मर्द को नहीं देखा। और अब सुमोना को होश आया था। उसके हैवी मसल्स जो ब्लैक सैंडो में और भी उभर रहे थे। उसने जल्दी से अपना चेहरा मोड़ लिया। सॉरी, मुझे माफ कर दें, मुझे आपसे कुछ जरूरी काम था, बस इसीलिए। तो वो जरूरी काम दिन में भी हो सकता था ना। और जो भी जरूरी काम है तुम अपने माँ बाप को बताओ, उन्हें मेरी जरूरत होगी तो वो मुझसे खुद ही आकर बात कर लेंगे। अब निकलो मेरे कमरे से। हाथ से पकड़कर वो उसे कमरे के बाहर कर चुका था और अगले ही पल उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर लिया। उम्मीद की एक आखिरी किरण थी, वो भी उसके हाथ से निकल गई। आंसू टूटकर उसके गालों पर बहने लगे। मरे मरे कदमों से वो घर वापस आई थी। आरती जी किचन से पानी का जग भरकर कमरे में लेकर जा रही थी। सुमोना को बाहर से आते देखा तो एकदम से परेशान हो गई। सुमोना, इतनी रात को कहाँ गई थी बेटा? वो मामा, दिल घबरा रहा था तो बस बाहर लॉन में ताजा हवा खा रही थी। अच्छा चलो ठीक है, अब जाओ, जाकर सो जाओ, रात काफी ज्यादा हो चुकी है। वो उसके सर पर प्यार से हाथ फेरकर मुड़ने ही लगी थी कि सुमोना की आवाज पर एकदम से रुक गई। मामा, मैं शादी के लिए राजी हूँ। अपने आंसुओं को गले में उतारते हुए उसने शादी के लिए रजामंदी दे दी। आरती जी ने पीछे मुड़कर उसके माथे पर प्यार किया और उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। लेकिन ये तो सुमोना ही जानती थी कि उसके वजूद से उसकी जान निकल चुकी थी। ये फैसला करते हुए, क्या कह रही हो आरती? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है?
मैं सच कह रही हूँ वीरेंद्र। सुमोना पार्लर में नहीं है, घर भी नहीं आई। मैंने पूरा घर छान मारा। वीरेंद्र जी एकदम कुर्सी पर ढह गए थे। संभालो खुद को वीरेंद्र, संभालो खुद को। सुमोना कहाँ जाएगी? मैं पार्लर में अभी फोन करके पता करता हूँ। सागर जी पार्लर वाली को फोन करने लगे, लेकिन उसने साफ कह दिया कि वो तो यहाँ से आधा घंटा पहले ही निकल चुकी है। पार्लर और घर के बीच का रास्ता सिर्फ 5 मिनट की दूरी का था और सुमोना अभी तक घर नहीं पहुंची थी। मतलब साफ था कि वो भाग चुकी है। उस वक्त तो पूरे खानदान में खलबली मच गई थी। मिस्टर वीरेंद्र वर्मा का दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। ऊपर से उन्हें बेतहाशा गुस्सा भी आ रहा था। उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी लाडली बेटी ये सब कर सकती है। यकीन तो वहां पर मौजूद किसी भी इंसान को नहीं आ रहा था, लेकिन सुमोना इतना बड़ा कदम उठा चुकी थी, और वो भी किसी की मोहब्बत में। वो उस वक्त सबकी नजरें सागर साहब के बड़े बेटे अंशुल भाटिया पर टिकी हुई थीं। उन सबको यकीन था कि कोई और कुछ करे ना करे, लेकिन अंशुल जरूर सुमोना को ढूंढ निकालेगा। अंकल आप फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा, सुमोना मिल जाएगी। कैसे फिक्र न करूं बेटा, उसकी बारात आने वाली है और ऐसे में वो लड़की घर से गायब हो गई। जानते भी हो ना लड़कियों की इज्जत कितनी नाजुक होती है। अगर उसके ससुराल वालों को जरा भी भनक पड़ गई कि वो घर से गायब हो गई है तो कयामत आ जाएगी। भले उसके बाद वो घर आ भी जाए, हम उसे ढूंढ निकालें। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, क्या वो लोग बारात लेकर आएंगे इतनी बड़ी बात सुनने के बाद? अब तुम ही बताओ कि मैं टेंशन कैसे न करूं। वीरेंद्र जी बात पूरी नहीं कर पा रहे थे। वो कुछ और भी कहना चाहते थे कि उनके दिल में दर्द की लहर उठी और वो एक तरफ सोफे पर ढेर हो गए। सबको अब उनकी चिंता लग गई थी। प्लीज भगवान के लिए वीरेंद्र जी आप खुद को संभालें। अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर सुमोना। एक तो जी चाहता है सुमोना मेरे सामने हो और मैं उसका गला घोंट कर मार दूं। कैसे अपने बाप की इज्जत रौंद कर इतना घटिया कदम उठाया। ये सब तुम्हारी दी हुई जिद का नतीजा है आरती जी। आज हमारी बेटी हमारे सर में खाक डालकर चली गई है। कैसी माँ हैं आप उसकी परवरिश ही न कर सकी। आपको अंदाजा ही ना हो सका कि आपकी बेटी बाहर किसी से आंख मटक्का कर रही है। वीरेंद्र जी की बात पर वहां मौजूद सब लोगों ने अफसोस से सर हिलाया। ये सच था कि सुमोना ने मां को 2-3 बार दबे दबे शब्दों में इस रिश्ते के लिए मना किया था कि वो शादी नहीं करना चाहती, वो किसी और से मोहब्बत करती है। लेकिन उसकी मां ने उसे डांट डपट कर चुप करवा दिया था। उन्हें लगता था कि शायद डांटने से मामला दब जाएगा और सुमोना की शादी हो जाएगी, वो अपने घर विदा होकर चली जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्होंने जो सोचा था वैसा कुछ भी न हुआ, और अब इस बात का नतीजा वो सब लोग भुगत रहे थे। आरती जी भी अब बुरी तरह पछता रही थी कि काश वो ये बात पहले अपने पति को बता देती तो वो कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेते। पर अब तो उनके हाथ कुछ भी नहीं बचा था सिवाय पछतावे के। अब उनके लिए सिर्फ और सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकती थीं कि उनकी बेटी टाइम से और खैर खैरियत से घर आ जाए। और ये तो भगवान ही जानता था कि वो इस वक्त कहाँ थी और उसके साथ क्या होने वाला था। वो बेतहाशा भाग रही थी, जितना वो भाग सकती थी वो भाग रही थी। दुल्हन के भारी लहंगे में जो उससे संभाला नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने अंदर हिम्मत पैदा की थी और वो जल्दी जल्दी कदम आगे की ओर उठा रही थी। दिल बुरी तरह से घबरा रहा था, आंखों में आंसू भी थे। वो ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने ये कदम उठा लिया था क्योंकि वो एक ऐसे शख्स के साथ पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती थी जिसे वो पसंद ही नहीं करती थी, और उसे सबसे आसान तरीका घर से भागना ही लगा था। वो इतना बड़ा कदम उठा तो चुकी थी, लेकिन अब मंजिल का पता नहीं था और ना रास्तों की जानकारी थी। उस वक्त वो पार्लर में मौजूद थी जब उसके दिमाग में घर से भागने का प्लान बना था, और फिर अपनी मोहब्बत की खातिर वो सब कुछ छोड़कर चली आई थी। और जिसके लिए भागी थी उसको तो पता भी नहीं था। वो भागते भागते बुरी तरह गिरी कि उसके होठों से एक आह निकली थी। उसकी कलाइयों की चूड़ियां टूट कर बिखरी और कुछ टुकड़े उसकी कलाइयों में चुभकर उसकी कलाइयों को जख्मी कर गए थे। दर्द के मारे उसकी आंखों में आंसू आने लगे। हे भगवान जी मेरी मदद करो, अगर उनमें से कोई भी मुझ तक पहुंच गया तो वो लोग मुझे जान से मार डालेंगे। उसे पता था उसने जो इतना खतरनाक कदम उठाया है, अब उसके बाद उसके घर वाले उसे जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे।
सुमोना हिम्मत करके वापस उठी कि तभी उसे अपने पीछे कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। हे भगवान जी, कहीं ये कुत्ते अंशुल भाटिया के कुत्ते तो नहीं? अगर वो मुझ तक पहुंच गया तो मेरा कुछ भी नहीं बचेगा। वो तो है ही मेरा जानी दुश्मन। वो फौरन हिम्मत करके उठती फिर से भागने लगी कि सुनसान सड़क पर एक सफेद रंग की गाड़ी बिल्कुल उसके पास आकर रुकी थी। वो सहमकर पीछे हटी। गाड़ी से उतरने वाला कोई और नहीं बल्कि अंशुल भाटिया ही था, जिसे देखते ही सुमोना की धड़कनों ने जैसे धड़कने से इनकार कर दिया था। वो अपने कदमों से पीछे की तरफ सरकी, जबकि वो अपने पूरे जलाल से उसकी तरफ बढ़ता लंबे लंबे डग भर रहा था। इससे पहले कि वो उस तक पहुंचता, वो पीछे होते हुए तेजी से भागने लगी कि अगले ही पल अंशुल ने उसे बाजू से सख्ती से जकड़कर अपनी ओर मोड़ा। वो बुरी तरह तड़प उठी। उसके साथ आए सब बॉडीगार्ड ने अपना अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया था। छोड़ो मुझे, वो उसकी पकड़ में बुरी तरह छटपटाई थी। बहुत शौक है ना तुम्हें भागने का, लेकिन बहुत गलत किया तुमने। तुम्हें क्या लगा तुम भागोगी और मुझसे बच जाओगी? अंशुल की निगाहों में इस वक्त जुनूनियन की हद थी। एक ऐसा लावा जो सामने मौजूद इंसान को निगल जाना चाहता था। छोड़े मुझे, मुझे नहीं जाना। वो अपना आप उससे छुड़वा रही थी, जो उसे लिए गाड़ी की तरफ बढ़ा था। इससे पहले कि वो उसे गाड़ी में पटकता, सुमोना ने उसकी कलाई पर जोर से दांतों से काटा था। वो उसे गाड़ी के साथ जोर से पटक चुका था। सुमोना का सर गाड़ी से बुरी तरह टकराया। दर्द की वजह से उसकी एक तेज चीख निकली थी। अगले ही पल वो उसके दर्द की परवाह किए बिना उसे गाड़ी में धक्का दे गया। वो तड़प उठी। ये तो तय था कि अंशुल सुमोना के मामले में इंतहाई बेदर्द और बहची था। गाड़ी बर्मा हाउस की तरफ भाग रही थी। वो सुमोना के मिल जाने की खबर भी घर में दे चुका था। सब लोगों ने घर में जहां भगवान का धन्यवाद किया था, वहीं अब सबको ये फिक्र सताई जा रही थी कि बारात बिल्कुल दरवाजे पर थी। वो उन्हें क्या जवाब देंगे? मुझे नहीं लगता वीरेंद्र अब कुछ बचा है। उन लोगों को साफ साफ बता दो, ताकि बाद में सुमोना के लिए वो इनकार कर देंगे। भाई साहब, आरती जी तड़प कर सागर जी से बोली थी, जो कि अंशुल के पिता थे। तो कर दे इनकार, उसके बाद तुम्हारी बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। जवाब वीरेंद्र वर्मा जी की तरफ से आया था। तो आरती जी तड़प उठी और होंठ भींच कर रह गई। बारात आ गई, बारात आ गई। अचानक से बाहर शोर उठा तो वो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यही वक्त था अपनी इज्जत को नीलाम होने से बचाने का, या फिर इज्जत नीलाम कर देने का। ये आप क्या कह रहे हैं? हम बारात लाए हैं और आप लोग कह रहे हैं कि बारात वापस ले जाएं? आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई? प्रिया जी ने ठहर ठहर कर बात की थी। सुमोना उनके बेटे विवेक की पसंद थी। पहली नज़र में ही वो उस पर दिल हार बैठा था, और माँ ने बिना कुछ सोचे समझे बेटे की पसंद पर यह रिश्ता तय कर दिया था। आपको मायूसी होगी, अब इसलिए बेहतर है आप लोग चले जाएं। वीरेंद्र साहब झूठ बोलकर बेटी का घर नहीं बसा सकते थे, इसलिए साफ शब्दों में उन्हें इनकार कर दिया। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ और खुलकर कहें। प्रिया जी ने साड़ी का पल्लू संभालते हुए माथे पर बल डाले पूछा। वीरेंद्र जी ने अपने दोस्त सागर जी की तरफ देखा। लड़की घर से भाग गई है, अचानक किसी रिश्तेदार औरत ने पीछे से जवाब दिया तो प्रिया जी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या सच में ऐसा ही है? क्या सुमोना सच में? उन्होंने रुक रुक कर शब्दों में अपने शब्दों पर जोर देते हुए पूछा। उन्हें जैसे खुद भी अपनी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। उनके सवाल पर वीरेंद्र जी का सर शर्मिंदगी से झुक गया। कितने अफसोस की बात है मिस्टर वर्मा, अगर आपकी बेटी का दिल नहीं था तो आपको हमें बताना चाहिए था ना कि बारात वाले दिन हमें बुलाकर जलील कर देते। आपने हमारी कोई इज्जत नहीं रखी। हमारी भी इज्जत है, कोई रुतबा है। आपने तो सब बर्बाद कर दिया। प्रिया जी को गुस्सा आ गया था। आप लोग जा सकते हैं। वीरेंद्र जी के पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था। उन्होंने 4 शब्दों में ही अपनी बात खत्म कर दी। आज उनकी बेटी ने उन्हें सबके सामने शर्मिंदा करके रख दिया। इकलौती बेटी थी, हर तरह से उसके नाच नखरे उठाए थे, उसकी हर इच्छा पूरी की थी, जायज या नाजायज कभी नहीं देखा। और आज उसी का नतीजा था कि वो उनका सर शर्म से झुकाकर घर से भाग गई। 4 दिन की मोहब्बत को 20 साल की मोहब्बत पर पहल देते हुए वो उन्हें छोड़कर चली गई थी। लानत है आपकी परवरिश पर, ऐसी औलाद पाली आपने। और मेरा बेटा ही बेवकूफ़ है जो आपकी बदकिरदार चरित्रहीन बेटी का दीवाना हो गया था। अब की बार उनकी इज्जत की वो भी धज्जियां उड़ा गईं। हो गई आपकी बातें, आप चली जाएं यहाँ से, वीरेंद्र वर्मा के छोटे भाई सुरेश वर्मा ने कहा।
वो अपने भाई की हालत देखते हुए काफी परेशान हुए थे। उनका हाथ लगातार दिल वाली साइड पर था और अपना सीना मसल रहे थे। हाँ हाँ, जा रहे हैं, प्रिया जी भड़क कर बोली थी। मामा ऐसे कैसे चले जाएं? मैं सुमोना से शादी? चटक। अचानक प्रिया जी का हाथ अपने बेटे पर उठा था। हर तरफ सन्नाटा छा गया। वो लड़की घर से भाग गई है और तुम अभी भी उसे शादी करने का मन बनाकर बैठे हो? पागल हो गए हो तुम। भाग गई है वो अपने किसी यार के साथ, मुंह काला करके, प्रिया जी ने नफरत भरे शब्दों में कहते पूरे बर्मा हाउस के लोगों को देखते हुए जहर उगला। अभी कोई जवाब देता कि उसी वक्त अंशुल भाटिया की गाड़ी हवेली के अंदर दाखिल हुई और अंशुल गाड़ी से सुमोना की कलाई थामे निकला था। सभी ने यह मंजर देखा। क्या अपनों ने क्या परायों ने। लो आ गई, कर लो शादी इस घर से भागी हुई बदकिरदार लड़की से। लेकिन मैं शादी में शामिल नहीं होंगी। और हाँ, अगर शादी कर भी लो तो इस गंदगी के ढेर को मेरे घर लेकर मत आना। प्रिया जी के शब्दों पर सुमोना, जो अपनी कलाई अंशुल के हाथों में देखकर मचल रही थी, अपने लिए इतने गंदे शब्द सुनती दंग रह गई। हो गई आपकी बकवास। अचानक से अंशुल की गरजदार आवाज वहां गूंजी कि सबकी निगाह शानदार मर्द पर जा टिकी, जिसकी गुस्सीली निगाहें सामने खड़ी प्रिया जी पर थीं। अगर अपनी इज्जत की खैरियत चाहती हैं तो चुपचाप यहाँ से चली जाएं। तुम लोगों की औकात नहीं इस खानदान से रिश्ता जोड़ सको। वो अपने रौब से अभी भी बाहर नहीं निकला था। इतना कुछ हो जाने के बाद भी अंशुल का गुरूर से तना सर नीचे नहीं झुका था। प्रिया जी तंजिया हंसी हंसी थी, जैसे कहना चाह रही हो ये सब कहने की अब तुम्हारी औकात नहीं। मैं सुमोना से शादी करूंगा। वो मेरे लिए अभी भी एकदम पवित्र है। विवेक, जो सुमोना को दुल्हन के रूप में देखते ही बहकने लगा था, बस उस लड़की को हासिल करना चाहता था। भले एक रात के लिए उससे सुकून हासिल करता और उसे बाद में छोड़ देता। और ये इतना सब कुछ होने के बाद तो अब उसके लिए और भी आसान हो गया था। वो उस पर कीचड़ उछाल कर उससे मन भर जाने के बाद उसे छोड़ देता। वहीं खड़े खड़े उसके शैतानी दिमाग में ही प्लान बन चुका था। तुम्हारा दिमाग तो सही है, वो भागी हुई लड़की है और अभी ये लड़का तुम्हारी आंखों के सामने उसे पकड़कर घर लाया है, न जाने किसके साथ रंगरलियां। बस अचानक से अंशुल की आवाज काफी ऊंची हो गई। तुम लोग इज्जतदार हो ना, तो जाओ, निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। वो सुमोना की कलाई एक हाथ में थामे उनके सामने जाकर खड़ा हुआ था। वो जिसे हमेशा गलत फहमी थी, वो जिसे हमेशा गलत कहती आई थी, उससे लड़ती थी, न जाने कितना कुछ बोलती थी, वही आज उसके लिए स्टैंड ले रहा था। माँ बाप ने तो उसे देखते ही मुंह फेर लिया था। वीरेंद्र जी के दिल में दर्द की टीसें उठ रही थीं। अगर उनकी हिम्मत होती तो उसी वक्त सुमोना के गालों पर थप्पड़ की बारिश शुरू कर देते। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा मामा। मेरे लिए सुमोना आज भी वैसे ही है, एकदम पवित्र। मैं इससे शादी। कौन सी शादी? अंशुल ने कड़वे अंदाज में पूछा तो सबकी नजरें अंशुल पर जा टिकी, जबकि अंशुल को सिर्फ अपनी जान से ज्यादा अपने जान से प्यारे अपने पिता समान वीरेंद्र अंकल की फिक्र सता जा रही थी और उनकी खातिर वो एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाला था। ये जो लड़की आप देख रहे हैं ना, सुमोना वर्मा, अब अंशुल भाटिया की पत्नी बन चुकी है। इसीलिए अब तुम्हारी शक्ल इधर दिखाई न दे। निकलो यहाँ से। अंशुल उसे सीने से जोर से पुश कर गया था कि वो लड़खड़ा गया। ऐसे कैसे? वो बुरी तरह बौखला गया, जबकि उसके झूठ पर जहां सुमोना की आंखें खतरनाक हद तक फैली थीं, वीरेंद्र वर्मा और सागर भाटिया के साथ साथ उन सब पर जैसे बम फूट पड़े थे। सुमोना? विवेक तो जैसे नींद से जागा। सुमोना नहीं, सुमोना भाटिया, जो अब मेरी पत्नी है। मेरी इज्जत, अपनी आंखें नीची कर लो और दफा हो जाओ यहाँ से। अंशुल ने उसका गिरेबान थामते हुए गुस्से से उसे गेट की तरफ धक्का दिया। सबने ये मंजर दहलते दिल से देखा था। वो लोग बारात लेकर वापस जा चुके थे, जबकि अब सब अंशुल को ऐसे देख रहे थे जैसे वो दुनिया का 8वां अजूबा हो। अंशुल, क्या सच में तुमने सुमोना से शादी? सागर साहब ने उलझते हुए पूछा। अंशुल ने अपने आसपास निगाह दौड़ाई। बहुत कम मेहमान रह गए थे, बहुत सारे जा चुके थे। अंदर चलकर बात करते हैं पापा। ये लड़की अंदर नहीं जाएगी, अचानक से वीरेंद्र जी ने कहते हुए सख्ती से कहा तो सुमोना, जो बाप की बात सुनते ही दंग रह गई थी। क्या वाकई उसके पापा थे जो उस पर जान निछावर करते थे? आज घर की दहलीज से अंदर दाखिल नहीं होने दे रहे थे। इस वक्त वो घर के गार्डन एरिया के खूबसूरत लोकेशन में थे। ये सारी सजावट वीरेंद्र जी ने खुद अपने सामने करवाई थी। अपनी बेटी के लिए खास तौर पर वो किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। पर उनकी बेटी ने जो किया उसके बाद वो अब उनके लिए खास नहीं रही थी। पापा, नाम मत लो मेरा, गंदा लगता है। वो दुख और दर्द से बोले तो सुमोना की आंखों में आंसू भर आए
और तमाशा न लगे इसीलिए अगले ही पल वो सुमोना की कलाई को सख्ती से थामे अंदर बढ़ गया और सीधा ले जाकर स्टोर रूम में आकर सख्त ठंडे फर्श पर फेंक दिया। वो बैलेंस न रख पाई और जमीन पर गिरी थी। पलटकर उस खूबसूरत शानदार मर्द को देखा जो सबके सामने उसके लिए स्टैंड तो ले गया था, लेकिन उसकी सजा में कोई कमी नहीं छोड़ने वाला था। तुमने जो कारनामा किया है ना, वो तुम्हारे माँ बाप के लिए गाली से कम नहीं। अब जब तक तुम जिंदा हो इसी काल कोठरी में रहोगी, समझी तुम? वो गुस्से से दांत पीसते हुए बाहर निकल गया और उसको स्टोर रूम का दरवाजा बाहर से लॉक करता बाहर चला गया, जबकि वो रोती रह गई। लेकिन वो ये नहीं जानती थी, अगर वो बाहर रहती तो सबके सामने कितनी बातें सुनने को मिलती और शायद माँ बाप से थप्पड़ भी खाने को मिलते। कहने को वो किसी को पसंद करती थी और उसी के लिए घर से भागी थी, पर कोई नहीं जानता था सुमोना के दिमाग में चल क्या रहा है। अगर वो घर से अपनी शादी के ठीक वक्त पर भागी तो कम से कम उस इंसान को उसके बारे में पहले से पता होना चाहिए, बल्कि उसे तो सुमोना को रिसीव करके साथ ले जाना चाहिए था। पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। यही बात अंशुल को बुरी तरह चुभ रही थी कि किस बेस पर उसने इतना बड़ा कदम उठाया था। घर से सब लोग जा चुके थे, अब सिर्फ घर के लोग और अंशुल की फैमिली रह गए थे जो एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। अंशुल ने उन्हें क्लियर कर दिया था कि उनके आपस में कोई शादी नहीं हुई है, बस लोगों के मुंह बंद करने के लिए उसने ये झूठ बोला था। जिस पर सागर जी ने एक नजर बेटे की ओर देखा, जिसका गुस्से से बर्दाश्त करता चेहरा अच्छा खासा लाल हो चुका था। तो तुम शादी कर लो ना, इसमें बुराई क्या है? अपनी बात को सच साबित कर दो। अपने बाप की बात सुनता वो बुरी तरह चौंक कर उन्हें देखने लगा और फिर एक निगाह अपने जान से प्यारे वीरेंद्र अंकल पर डाली, जिनके चेहरे पर साफ लिखा था कि वो अपने बाप की बात मान जाए। क्या आप सब लोग यही चाहते हैं? उसने एक साथ वहां मौजूद सबसे ही सवाल किया तो सबकी खामोशी पर वो सर झटकता, गहरी सोच में डूबता तंजी अंदाज में मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। और फिर अंशुल की हर बात मानते हुए कुछ ही देर में शादी का इंतजाम किया जाने लगा। शादी का इंतजाम क्या करना था, पहले से ही सारा इंतजाम था, बस पंडित जी चले गए थे जो अब उन्हें दोबारा कॉल करके बुलाया गया था। काल कोठरी का दरवाजा कुछ देर के बाद ही खुल गया। पापा, सुमोना को लगा कि उसके पापा होंगे, लेकिन सामने आरती जी को देखते ही उसके होंठ खामोश हुए और एक दूसरे से चिपक गए। मामा, वो उनके करीब जाने लगी कि आरती जी ने हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया। उनकी आंखों की सख्ती देखते हुए वो सहम गई। काश तुम्हें पैदा होते ही मार दिया होता तो आज इतनी बदनामी न सहनी पड़ती। उनका अंदाज दुखी था। मामा, वो तड़प उठी। खबरदार जो मुझे माँ कहा। कोई रिश्ता नहीं रखना मुझे तुम जैसी बदकिरदार औलाद से। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे माँ बाप पर क्या बीतेगी मेरे इस काम से? कैसी बेटी हो तुम, जिस बाप ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी हर इच्छा को पूरा किया, तुम्हें खुश करने के लिए वो इंसान हर हद से गुजर गया और तुमने क्या किया? उस इंसान को पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया। उनके शब्दों पर सुमोना का सर झुक गया। बस बहुत हो गया। तुम अपना रुतबा, अपना मान और अपना एतबार सब कुछ खो चुकी हो। वो अपने आंसू पोंछते हुए ठंडे शब्दों में बोली। कुछ देर में तुम्हारी और अंशुल की शादी है और प्लीज भगवान के लिए इस बार हमें शर्मिंदा मत करना, वरना इनकार की सूरत बाप को और मुझे जहर देकर मार देना, क्योंकि अब तुम्हारा इनकार तुम्हारे बाप को सीधा मौत के मुंह में ले जाएगा। फैसला कर लो, तुम्हारी शादी या फिर तुम्हारे बाप की अर्थी। मामा, वो तड़प उठी थी। कहा ना, नाम मत लो अपनी गंदी जबान से। तुम माँ बोलती हो तो माँ शब्द भी अब बुरा लगने लगा है। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुमसे कोई रिश्ता रखा जाए। चलो मेरे साथ। वो गुस्से से उसकी कलाई थामे वहां से बाहर निकली। उसे लिए राहदारी से गुजरती बाहर लॉन में आ गई, जहां शादी की सारी तैयारियां पूरी थीं। उसे एक तरफ लाकर पटकने वाले अंदाज में बिठा दिया गया कि वो एकदम से सिसक उठी। पंडित जी ने शादी के मंत्र दोहराना शुरू कर दिए। वो बस अपने होंठ सीकर बैठ गई। उसे पता था जिस इंसान के नाम उसकी जिंदगी जोड़ी जा रही है, अच्छे से जानती थी उसने उसका जीना हराम कर देना है। बिना कुछ कहे उसने शादी की हर रस्म पूरी की थी। यही हाल अंशुल का भी था। होंठ नीचे वो चेहरे पर सख्ती लिए हर रस्म पूरी करता जा रहा था। थोड़ी ही देर में शादी संपन्न हुई थी। अंशुल ने आगे बढ़कर वीरेंद्र जी के हाथ थाम लिए और फिर झुककर उनका आशीर्वाद लिया। अगर उससे पूछा जाता कि तुम्हारे बाप और वीरेंद्र जी में से तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा कौन है, तो शायद वो फैसला नहीं कर पाता, क्योंकि उसे वीरेंद्र जी से
अपने बाप से कम मोहब्बत नहीं थी और यही रीजन था कि वो सब कुछ जानते हुए भी इस लड़की से शादी कर गया था, इसे अपने नाम के साथ जोड़ गया था कि बस उसके वीरेंद्र अंकल को कोई दुख ना हो। वीरेंद्र जी ने उसके हाथ थामते हुए एक ही बात कही थी, आज के बाद हमारा इस लड़की से कोई रिश्ता नहीं, ये जिए या मरे, तुम जो चाहे इसके साथ सलूक करो, हम में से कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। मेरे लिए ये लड़की आज से मर गई। उनके ये सख्त कड़वे शब्द सुनकर सुमोना का वजूद बेजान हुआ था। आज से मेरी तरफ से मैंने तुमसे शादी करके इसका श्राद्ध कर दिया है। उनके शब्दों पर वहां मौजूद सभी की आंखें भीग गईं, जबकि सुमोना का झुका सर ऊपर न उठ सका। उसके तो कान साए साए कर रहे थे, लेकिन कोई भी उनके फैसले के खिलाफ ना गया। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गए तो आरती जी भी एक नजर दुल्हन बनी सुमोना को देखते हुए उनके पीछे पीछे चल दी। सागर साहब ने बेटे को कुछ समझाती हुई निगाहों से देखा था। वो जानते थे सुमोना का कसूर माफी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी वो बेटे को ही काम डाउन कर सकते थे, वरना कोई उम्मीद नहीं थी कि उसकी सख्ती से वो मासूम लड़की टूट जाती। खैर, वो मासूम अब किसी की निगाह में नहीं रही थी। सबके जाने के बाद वो सुमोना की तरफ मुड़ा और उसकी कलाई को सख्ती से दबोचते हुए खड़ा कर दिया। वो अपनी हिरनी सी नीली आंखें उस इंसान की आंखों में डाल गई। इससे पहले वो कुछ बोलती, अंशुल की आंखों में गुस्सा देखकर सहम गई। न जाने वो उसके साथ अब क्या सलूक करने वाला था। वो उसे बेदर्दी से खींचता हुआ अपने पोर्शन में ले गया था। दोनों के घर बस बराबर में बने हुए थे। लॉन में ही आने जाने के लिए एक बड़ा सा गेट लगा हुआ था। उसे खींचकर ले जाते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में लाते उसने सुमोना को जोर से बिस्तर पर पटक दिया और दरवाजा लॉक लगाते उसकी तरफ बढ़ने लगा। सुमोना ने डरी सहमी निगाहों से उसे देखना चाहा, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से की आग देखते वो डरकर पीछे हटी कि अगले पल अंशुल को अपनी शर्ट के बटन खोलकर एक तरफ उछालते देखकर वो होंठ भींच कर रह गई। वही आम हफ्सी मर्द। वो कड़वे अंदाज में हंसी थी, जिस पर अंशुल और गुस्से से लाल हुआ था और उसे एकदम झटके से कमर में हाथ डाले उसका सर तकिए पर पटक दिया। बहुत हंसी आ रही है। बहुत बड़ा कारनामा सरंजाम दिया है जो यूं मुस्कुरा रही हो। वो उसके मुस्कुराने पर गुस्से से लाल हो रहा था। तुम ना पहले मर्द हो ना आखिरी जो शादी करके अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती करने जा रहा है। अपनी जवान को लगाम दो। वो उसका जबड़ा सख्ती से दबोच गया कि वो दर्द से करहा भी न सकी। जबरदस्ती क्या होती है जानती हो? अगर उस पल में वक्त पर न पहुंचता तो गली के कुत्ते तुम्हें नोच रहे होते, तब तुम्हें पता चलता कि ये शब्द क्या होता है। वो गुस्से से फुनकारा था। तो तुम क्या कर रहे हो? वो भी बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालते बोली। तुम भी तो वही कर रहे हो ना, बस फर्क इतना होता कि वो गली के कुत्ते होते और तुम घर के। सुमोना। अचानक अंशुल का हाथ उठा, लेकिन वो हवा में ही रुक गया। वो जानता था सामने मौजूद लड़की भले जितनी मर्जी बहादुर बन जाती, वो उसके हाथ का थप्पड़ खाने के बाद बेहोश ही हो जाती। उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उसका एक थप्पड़ भी बर्दाश्त कर पाती, जबकि वो अपने शब्दों पर एकदम रुकी थी, पर उसके हाथ उठाने पर सहम भी गई थी। अंशुल ने पूरी ताकत से मुक्का बैट ग्राउंड पर मारा था। मेरा इतना बर्दाश्त मत आजमाओ, वरना अपने हाथों से गला घोंटकर मार दूंगा तुम्हें। वो इंतहाई सर्द और रहस्यमयी अंदाज में बोलता तो वो इस बार चुप हो गई, जबकि वजूद कांप कर उसके डरने की गवाही दे रहा था। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे करीब आऊंगा? वो उसे अब तिरस्कार की नजरों से देखते हुए पीछे हटा था। है क्या तुम में ऐसा जो मैं तुम्हारे करीब आऊं, जिसको देखते ही मेरा मन करे तुम्हारे करीब आने का? उसकी बात पर सुमोना के कानों से धुआं निकलने लगा। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम्हें अंशुल भाटिया अपनी संगत के पल दे। मेरी पत्नी बनने की तुम में एक भी क्वालिटी नहीं। तुमसे शादी तुम्हें पत्नी बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने जान से प्यारे वीरेंद्र अंकल की इज्जत बचाने के लिए की है। वीरेंद्र अंकल के झुके कंधों को देखते हुए की है। पर तुम्हें क्या, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे इस काम से मरे या जिए, तुम पर तो मोहब्बत का भूत सवार था ना, और अब इस भूत को बहुत जल्द उतार फेंकूंगा। वादा है मेरा तुमसे। वो पीछे होता नफरत और तिरस्कार से बोला, जबकि वो कांपते हुए पीछे की ओर सरकी थी। उतरो बेड से फौरन। वो अपनी टोन में वापस आया, लेकिन वो एक पल के लिए भी एक इंच भी टस से मस न हुई। तो वो दोबारा दहाड़ा, सुनाई नहीं दे रहा, उतरो। वो इतनी ऊंची आवाज में दहाड़ा कि वो फौरन सहम कर बेड से नीचे उतर गई। चेंज करो ये ड्रेस। वो उसके पास आता उसके हुलिये को कहर भरी निगाहों से देखते बोला।
मुझे तुम सजते संवरते अब दिखाई ना दो, बिल्कुल सादगी में दिखाई देनी चाहिए। बिल्कुल सादगी मतलब बिल्कुल सादगी।